हेलो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। आज हम लोग क्लास 12th का कुछ ऑब्जेक्टिव 12th बायोलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और देखते हैं आप लोग मारिएगा कितना सही जाता है कितना गलत जाता है। इसके पहले वीडियो नहीं बनाए हैं, शुरू करते हैं और आप लोग सपोर्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने नज़र आ ही रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव लिखा गया, फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। क्या कहा, फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन करना कहलाता है एंथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन करना, फूलों का अध्ययन करना एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर सवाल आ जाए फूलों की खेती करना क्या कहलाता है, फूलों की खेती करना क्या कहलाता है, तो याद रखना फ्लोरीकल्चर। क्या कहता है, फ्लोरीकल्चर कहलाता है। इस बात को याद रखना, फ्लोरीकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती करना फ्लोरीकल्चर कहलाता है और फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है बाबू, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोलॉजी कहलाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या कहता है, दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं। बाह्य दलपुंज के एक इकाई को क्या कहते हैं, तो बाह्य दलपुंज के एक इकाई को सेपल कहा जाता है। बाह्य दलपुंज के एक इकाई को सेपल कहा जाता है। उसी प्रकार दलपुंज के इकाई को क्या कहा जाता है, दलपुंज के इकाई को पेटल कहा जाता है। क्योंकि दलपुंज का मतलब, कहने का मतलब ये है ना कि फूलों का जो रंग अलग अलग होता है वह यही होता है। कौन होता है, दलपुंज ही होता है। अगर कोई फूल सफ़ेद कलर का है, सफ़ेद है, तो उसका दलपुंज भी सफ़ेद होगा। अगर कोई फूल लाल है तो उसका दलपुंज भी लाल होगा। अगर कोई फूल जो है ना वो गुलाबी है तो उसका दलपुंज भी कैसा होगा, गुलाबी होगा। लेकिन ये जो बाह्य दलपुंज है ना, वो बाह्य दलपुंज हमेशा कैसा होगा, हरा होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर से इसको हम दोहरा दें। हमने कहा कि जो बाह्य दलपुंज होगा हमेशा हरा होगा, लेकिन दलपुंज जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, तो ये फूलों पर निर्भर करते हैं। किस पर, फूलों के। अगर फूल लाल तो दलपुंज लाल, अगर फूल गुलाबी तो दलपुंज गुलाबी, अगर फूल हरा तो दलपुंज भी कैसा, हरा। ऐसा, ये बात याद रखने का। तो दलपुंज का एक इकाई क्या कहलाता है, पेटल, और बाह्य दलपुंज का एक इकाई सेपल कहलाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। थोड़ा सा आवाज़ में कुछ इधर उधर हो रहा है बुआ, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आगे में क्या कहता है, फूलों की खेती करना क्या कहलाता है। हमने पहले बता दिया कि फूलों की खेती करना कहलाता है फ्लोरीकल्चर। क्या कहलाता है, फ्लोरीकल्चर कहलाता है। सवाल आगे 5 नंबर सवाल में क्या लिखता है, 5 नंबर सवाल में लिखता है फूलों को खिलने के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है। मतलब फूलों को खिलने के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तो आंसर याद रखना फास्फोरस। कौन से तत्व का, फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में क्या लिखता है, पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस भाग में पाया जाता है। हमने कहा बाबू चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये तीनों का मिला करके हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है। तो मारिएगा कितना सही जाता है और कितना गलत जा रहा है। क्वेश्चन क्या था, पुरुष जनन तंत्र किस भाग में पाए जाते हैं, तो याद रखना श्रोणि क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं, श्रोणि क्षेत्र में। अगला सवाल 7 नंबर सवाल में क्या लिखता है, पुरुष में वृषण की संख्या कितनी होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है, याद रखना बुआ, वृषण की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। तो वृषण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आगे नर युग्मक क्या कहलाता है, नर युग्मक क्या कहलाता है, तो नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु। नर युग्मक क्या कहलाता है, शुक्राणु। अगर सवाल यही आ जाता कि मादा युग्मक क्या कहलाते हैं, तो मादा युग्मक कहलाते हैं अंडाणु कहलाते हैं। ये भी अगुणी संरचना है और शुक्राणु भी अगुणी संरचना है। मादा के अंडाणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं और नर के शुक्राणु में भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब मादा के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है युग्मनज। क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, या जायगोट कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n हो जाता है। मतलब कि टोटल हो जाता है कितना, 46 हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर आगे क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर आगे में लिखा हुआ प्रत्येक वृषण में, चूँकि वृषण की संख्या अगर 2 होती है तो प्रत्येक वृषण में कितने कक्ष या वृषण पालिका होते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार बाबू 250, याद रखना एनसीईआरटी के अनुसार 250 वृषण पालिका पाई जाती है। कितना पाई जाती है, 250 वृषण पालिका पाई जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल में क्या लिखता है, लिखा है शरीर में वृषण में उदर, शरीर में जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है।
मतलब शरीर में जो ब्रीसन है, ये ब्रीसन उदर गुहा के बाहर एक थैली में क्या होता है, स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, मतलब उस थैली को क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं या ब्रीसन कोष कहते हैं या मूत्राशय कहते हैं। और बी और सी नहीं, बी और सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था ए और बी होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था, ए एवं बी दोनों। तो याद रखना ए एवं बी दो, चूंकि स्क्रोटम इंग्लिश शब्द है और ब्रीसन कोष हिंदी शब्द है, तो ए एवं बी दोनों। और एक सवाल और यहाँ से आता है, ये बात याद रखना कि जो ब्रीसन कोष है ना, यह शरीर के तापमान से कितना तापमान कम रखता है, तो 2 से याद रखना 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को कम रखता है, ताकि शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो और जो शुक्राणु बने वो जीवित रह सके। वो क्या रह सके, वो जीवित रह सके, वो मर ना सके। इस बात को याद रखना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सवाल क्या है, भारत में क्या है, भारत में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ना, वो शुरुआत कब की गई थी, तो 1951 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत हम नारा दिया गया था, मतलब सरकार के द्वारा, कि हम 2 और हमारे भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ता रहा, इतना ज़्यादा बढ़ता रहा कि 2026 तक जाते जाते आज भारत की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। सोचो, उसी समय सरकार ने नारा दिया था हम 2 हमारे 2, उसके बावजूद भी आज भारत की आबादी 2026 में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर वो नारा अगर ना देकर अगर मान लो लोगों को जागरूक नहीं बनाया जाता, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की आबादी कितना होता। अंदाज हुआ, सोचिए कितना ज़्यादा होता। अगला सवाल, उस समय कहा गया था कि विवाह के लिए लड़की की जो न्यूनतम सीमा होना चाहिए ना, वो 18 वर्ष होना चाहिए, और लड़का का, किसका, लड़का का जो न्यूनतम सीमा होना चाहिए वो कितना वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। याद रखना, उस समय 18 वर्ष लड़की के लिए और लड़का के लिए कितना होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल के। जनसंख्या अधिक होने से, क्या सवाल है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अगर अधिक हो रहा है तो क्या होता है, पहला, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। दूसरा, खनिज जमीन जैसे संसाधन की कमी हो जाती है। तीसरा, दिनों दिन जन स्वास्थ्य का साधारण का खराब हो जाना, मतलब दिनों दिन जन साधारण का स्वास्थ्य खराब हो जाना। तो सभी के सभी बाबू, ये सभी के सभी समस्याएं देखने को मिलती है कब, जब जनसंख्या बढ़ने लगता है, तब अधिक होने लगता है, तब इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या लिखता है, सगर्भता समापन, क्या लिखा है, सगर्भता समापन। यहाँ लिखना था चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका पूरा नाम MTP का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन से मादा भ्रूण हत्या काफ़ी अधिक हो रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कब स्वीकृति प्रदान किया था, तो 1971 में। कब बाबू, 1971 में। अगला, भारत की आबादी 35 करोड़ कब थी, भारत की आबादी 35 करोड़ थी 1947 में। मतलब आज़ादी के समय भारत की आबादी 35 करोड़ मानी जाती है। आज़ादी के समय भारत की आबादी 35 करोड़ मानी जाती है। 15 का सवाल आगे आते हैं, 16 नंबर सवाल में क्या, तो 15 का ऑप्शन हमने माना 1947, देखो है 1947, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1947 है, 1947। अगला, फाइलेरिया रोग का वाहक है, फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया का मतलब होता है हाथी पाँव, आपने कभी सुना होगा, हमने क्या कहा हुआ, हाथी पाँव, हाथी पाँव कहा, हाथी पाँव कहा। क्या हमने कहा, फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम हमने क्या कहा, हाथी पाँव हमने कहा, जिसमें पैर जो होता है ना वो काफ़ी मोटा मोटा हो जाता है, एकदम हाथी के जैसा फूल जाता है, उसको हाथी पाँव कहते हैं। तो फाइलेरिया नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन, मादा क्यूलेक्स मच्छर। और मादा क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है तो उसके शरीर में चला क्या जाता है, मतलब जब कोई व्यक्ति को मादा क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो उसके शरीर में 2 कृमि जाते हैं। एक का नाम है बुचेरिया, हमने क्या कहा, बुचेरिया बैनक्राफ्टी, बुचेरिया बैनक्राफ्टी, हमने कहा बुचेरिया बैनक्राफ्टी एक ये जाता है, और एक और बुचेरिया मलाई जाता है, बुचेरिया मलाई, दोनों में से कोई भी जाता है, बुचेरिया बैनक्राफ्टी जाए या बुचेरिया मलाई जाए, यही जाकर के जहाँ पैरों में जो संधियाँ पाई जाती है ना, वहीं पर जाकर यह अटक जाता है और वहाँ पर सूजन ला देता है, मोटा देता है, जिसको कहते हैं फाइलेरिया या हाथी पाँव बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलेरिया या हाथी पाँव नामक बीमारी कहते हैं, याद रखना। फाइलेरिया हमने हाथी पाँव, फाइलेरिया नामक जो बीमारी होती है
वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती हैं। कौन मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इस बात को याद रखने का बुआ। और ये बहुत कह सकते हैं खतरनाक बीमारी मानी जाती है। कौन? फाइलेरिया। तो क्या आप सोच सकते हैं बुआ, जब पैर वगैरह फूल जाता है तो चलने में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती होगी। पैर वगैरह जब फूल जाता है तब कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती होगी चलने में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल में क्या कहता है? अगला सवाल में लिखा हुआ है, देखते हैं। विषाणु का अध्ययन, क्या लिखता है क्वेश्चन में कि विषाणु का अध्ययन, देखते हैं, लिखता है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? फाइकोलॉजी या वायरोलॉजी या ब्रायोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। तो याद रखना हुआ वायरोलॉजी में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन कहाँ किया जाता है? वायरोलॉजी में किया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है? पीसीआर विधि आवश्यक है किसमें? ये जो पीसीआर विधि है वह आवश्यक है किसमें? डीएनए संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो अम्ल के संश्लेषण में कि डीएनए के संवर्धन में? तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, डीएनए के संवर्धन में। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड याद रखना हुआ। डीएनए के बारे में, डीएनए के बारे में और बहुत सारा वर्णन है, आगे हम लोग करेंगे कभी। एड्स होता है, सवाल क्या है? एड्स होता है। एड्स का पूरा नाम क्यों बताइए? एड्स का पूरा नाम क्यों बताइए क्या होता है? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह वायरस के द्वारा होता है जिसको हिंदी में कहते हैं विषाणु। वायरस जिसको हिंदी में कहते हैं विषाणु। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है जिसको हिंदी में कहते हैं विषाणु। याद रखना, वायरस के द्वारा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो सवाल आता है किस वायरस के द्वारा होता है? तो याद रखना रेट्रोवायरस। किसके बाबू? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के द्वारा होता है। या इसका एक और याद रखना बुआ, HIV के द्वारा भी होता है। HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, इतना याद रखना। अगला न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब समझना होगा कि न्यूक्लिक अम्ल का मतलब चाहे हो सकता है आरएनए, या न्यूक्लिक अम्ल का मतलब चाहे हो सकता है डीएनए। तो चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, या किसके पॉलीमर होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। किसके होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। याद रखना बुआ, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। द्विगुणन में, किसमें? द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन है? द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन है? डीएनएज या एल्डोज या आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज। तो द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो है ना वो कौन है? डीएनए पॉलीमरेज है। कौन है? डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अनुवांशिक कूट, क्या कहता है? अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूट करने के लिए 3 शब्द होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 3। और अगर सवाल किया जाए कि अनुवांशिक कूट की कुल संख्या कितनी होती है, तो अनुवांशिक कूट की कुल संख्या होती है 64, जिसमें से 2 कूट जो होते हैं प्रारंभिक होते हैं, जिसमें से AUG और होता है GUG, ये दोनों प्रारंभक होता है। जबकि 3 कूट ऐसे होते हैं जो समापक होते हैं। तो समापक में याद रखना UAA, UGA और UAG, ये तीनों के तीनों जो कूट है ना समापक कूट है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। समापक कूट की संख्या 3, प्रारंभक कूट की संख्या 2, AUG और GUG। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये जो समापक कूट है ना, ये समापक कूट, इसको रोध कूट भी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या है? अगला सवाल आपके सामने डीएनए के किसमें बुआ? डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो जो क्षार जो होते हैं ना, जो क्षार होते हैं ना, वो 2 तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया है प्यूरिन और एक बांटा गया है पायरिमिडीन। क्या क्या हमने कहा? एक बांटा गया है प्यूरिन और एक बांटा गया है पायरिमिडीन। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का जो प्यूरिन होता है उसमें होता है एडेनिन और उसमें होता है बाबू एडेनिन होता है और उसमें होता है गुवानिन। याद रखना, डीएनए के प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुवानिन, और डीएनए के पायरिमिडीन में होता है क्या क्या? साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये होता है डीएनए में। लेकिन अगर सवाल आ जाए आरएनए, क्या आ जाए? आरएनए, तो आरएनए के प्यूरिन में वही होता है जो डीएनए के प्यूरिन में होता है।
लेकिन आरएनए के पैरिमिडीन में इस टी को हटा करके यहाँ पे कर दिया जाता है क्या, यू का मतलब होता है वो यूरेसिल होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यूरेसिल किसी से संबंधित है, यूरेसिल किसी से संबंधित है, आरएनए से या डीएनए से या दोनों से या इनमें कोई नहीं। अभी हमने कहा था कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है ए, जी, सी और टी होता है, ये होता है डीएनए में नाइट्रोजन क्षार। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में नाइट्रोजन क्षार होता है ए, जी, सी और यू, ये होता है किसमें, वो आरएनए में। तो सवाल यहाँ देखो ना, यूरेसिल किससे संबंधित है, तो यू का मतलब यूरेसिल कहाँ है, डीएनए में या फिर आरएनए में, आप खुद बताइए। तो कहेंगे सर इसमें जो ना आरएनए में है, तो इसका सही आंसर यूरेसिल हो जाएगा, वो आरएनए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड में कार्बन की संख्या होती है 5, जिसको कहा जाता है पेंटोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटोज कहा जाता है। तो पेंटोज होता है बुआ याद ना, पेंटोज शर्करा होता है, इसमें पेंटोज राइबोज शर्करा पाया जाता है, इस बात को याद रखना। और हमने कहा नाइट्रोजन क्षार कौन कौन होता है, तो ए होता है और जी होता है, सी होता है और कौन होता है, यू होता है, किसमें, आरएनए में। और आरएनए का बनावट एकल होता है बाबू, जो 5 डैश से लेकर कहाँ तक जाता है, 3 डैश तक जाता है। चलते हैं बाद में और पढ़ेंगे सब। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कौन एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब होता है चाहे उसमें सिर्फ नर वाला भाग हो या चाहे उसमें सिर्फ मादा वाला भाग हो, उसको हम लोग एक लिंगी कहते हैं। तो बताओ एक लिंगी निम्नलिखित में से कौन है, आप बताइए एक लिंगी कौन है, सरसों है या गुड़हल है या पपीता है या इनमें से कोई नहीं। तो पपीता जो है ना वो एक लिंगी है, इसका मतलब गुड़हल द्विलिंगी होगा और सरसों भी कैसा है, द्विलिंगी है। अगला सवाल, द्विखंडन किस में पाया जाता है, क्या कहा सवाल, द्विखंडन किस में पाया जाता है, अमीबा में या पैरामीशियम में, तो दोनों में। तो दोनों में द्विखंडन पाया जाता है, अमीबा में और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। लेकिन एक सवाल याद रखना, अमीबा में कैसा होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। कैसा अमीबा में, याद रखना अनुप्रस्थ होता है। चलते हैं अगले सवाल, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, अलैंगिक कि लैंगिक, तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक संभव है। सवाल आगे, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो मध चक्र किस में होता है, बंदर में या मनुष्य में या दोनों में या कोई नहीं। तो मध चक्र की क्रिया जानवरों में देखी जाती है, जानवरों में, किसमें, जानवरों में देखी जाती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, इन सभी में देखी जाती है। तो यहाँ कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बंदर और मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र होता है, मध चक्र नहीं हो जाता बुआ, किसमें मध, नहीं, दोनों में नहीं होता है, तो जानवरों में देखा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, युग्मक जितने होते हैं ना वो सब के सब एन होते हैं। तो एन होता है बुआ एक गुणक, हैप्लॉइड होता है, एक गुणक होता है। अगला सवाल क्या है, नर जन्म कोशिका में, नर जन्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का। किसका, शुक्राणु। शुक्राणु कहलाता है नर युग्मक। शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक कहलाता है। शुक्राणु कौन होता है, नर युग्मक। और इस शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका। कौन प्रदान करता है पोषण, सर्टोली कोशिका। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू कि शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का खोज एनरिको सर्टोली ने किया था, एनरिको सर्टोली, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले सवाल, 30 के बाद 31 सवाल देखिए, आइएगा 31 नंबर सवाल में कहता है शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है, नर जन्म कोशिका या लीडिंग कोशिका या सर्टोली कोशिका या इनमें से सभी। तो याद रखना, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर 32 नंबर सवाल आपके सामने में है, क्या लिखता है, कौन कोशिका पुंजन या एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित करता है, कौन, नर जन्म कोशिका या लीडिंग कोशिका या सर्टोली कोशिका या इनमें से सभी। तो लीडिंग कोशिका ही एंड्रोजन हार्मोन या पुंजन हार्मोन को संश्लेषित करता है, निर्माण करता है, कौन, लीडिंग कोशिका। कौन कोशिका, लीडिंग कोशिका। सर्टोली कोशिका का खोज किसने किया, क्या लिखा, सर्टोली कोशिका का खोज किसने किया, एनरिको सर्टोली ने। किसने किया, एनरिको सर्टोली ने किया। अगला सवाल, घोड़े के नाल के आकार का कौन होता है, तो घोड़े के नाल का आकार होता है अधिवृषण। घोड़े के नाल के आकार का कौन होता है, अधिवृषण होता है। अगले सवाल पे अब हुआ 32 नंबर सवाल, क्या कहा 32 कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर देखो बोला ना, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहा जाता है इन विट्रो कहा जाता है।
विट्रो, इन विट्रो कहा जाता है, याद रखना इन विट्रो कहा जाता है। और शरीर के अंदर जो होता है ना उसको हम लोग वीवो कहते हैं, शरीर के अंदर वाला को वीवो कहते हैं। देखो ये हो गया शरीर के अंदर वाला और ये हो गया शरीर के बाहर वाला, तो इस शरीर के बाहर वाले को कहते हैं वो इन विट्रो, शरीर के बाहर वाले को क्या कहते हैं, इन विट्रो। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक ऑब्जेक्टिव याद रखना कि बाह्य निषेचन किस में देखा जाता है, तो मेढक में। किस में बाबू, मेढक में देखा जाता है। कौन निषेचन, बाह्य निषेचन देखा जाता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है, क्या क्वेश्चन है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होता है कहाँ, अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में कि वृषण जालिका में। कहाँ होता है, वृषण मादा जनन मार्ग में। कहाँ, मादा जनन मार्ग में। 36 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। अगर किसी महिला के गर्भाशय में अगर कोई भ्रूण का विकास हो रहा है तो उसका पहला संकेत बताइए क्या है, पहला संकेत। तो भ्रूण के आंदोलन या स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर या अंगों का विकास या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। क्या हमने कहा, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल आपके सामने, सहेली क्या है, सहेली क्या है, सहेली क्या है, गर्भधारण की मुख्य गोली या नॉन स्टेरॉयड गोली या मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक गोली। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब बी और सी दोनों, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कॉपर टी, क्या कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी किसको रोकता है, निषेचन को या अंडजनन को या यूटेरस की दीवारों पर एम्ब्रियो के बनने को या रिप्रोडक्टिव डक्ट के रुकावट को। तो कॉपर टी का काम होता है निषेचन की क्रिया को क्या कर देना, रोक देना। कॉपर टी का काम है निषेचन की क्रिया को रोक देना। अगले सवाल की ओर, सहेली याद रखना, सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है उसका प्रयोग किया जाता है। सहेली जो कि मादा, तो 3 गोली का नाम याद रखना, एक गोली का नाम है माला एन, एक गोली का नाम है माला डी और एक गोली का नाम है सहेली। यह तीनों के तीनों गोली का प्रयोग किया जाता है गर्भ निरोधक के रूप में। गर्भ निरोधक के रूप में मतलब अगर कोई महिला बच्चे को नहीं चाहती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकती है। तो सवाल यहाँ ये है कि माला एन और माला डी का जो प्रयोग किया जाता है वह पहले दिन से लेकर 21 दिनों तक लगातार, जबकि सहेली का प्रयोग किया जाता है साप्ताहिक। क्या रखेगा, साप्ताहिक प्रयोग किया जाता है सहेली का। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन क्या था कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है इसका प्रयोग कैसा होता है, तो साप्ताहिक होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है RU486 दवा का प्रयोग किया जाता है किस रूप में, गर्भ निरोधन के रूप में या गर्भपात कारक के रूप में या एमनियोसेंटेसिस या म्यूटाजन के रूप में। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गर्भपात कारक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, मादा का मतलब होता है महिला में मुख्य गर्भ निरोधक। मुख्य गर्भ निरोधक का मतलब होता है कि जो गोली का प्रयोग किया जाता है मुख्य गर्भ निरोधक वो किसको रोकती है, अंडोत्सर्ग की क्रिया को या निषेचन को या रोपण को या योनि में शुक्राणु के प्रवेश को। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोक देती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया का मतलब महिला में जो अंडाणु का निर्माण होता है या अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कर देती है, रोक देती है। अगला सवाल 43 नंबर सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रण के शल्य विधि है। शल्य का मतलब जो ऑपरेशन करके किया जाता है। तो वासेक्टोमी जो पुरुषों में होता है, ट्यूबेक्टोमी जो महिलाओं में होता है, कि दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों बाबू, दोनों जो है ना वो क्या है, जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है। दोनों, वासेक्टोमी भी और ट्यूबेक्टोमी भी। वासेक्टोमी को कहा गया हिंदी में शुक्रवाहिका उच्छेदन और ट्यूबेक्टोमी को कहा गया हिंदी में नलिका उच्छेदन कहा गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में क्या लिखा है, महिलाओं में, देखो ना वह क्या लिखा, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा, अभी देखो यही बात कर रहे थे, ये वाला जो महिलाओं में होता है, ये वाला महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बंध्यकरण प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कौची, ट्यूबेक्टोमी, और हिंदी में कहते हैं उसको नलिका उच्छेदन। हिंदी में कहते हैं नलिका उच्छेदन और इंग्लिश में कहते हैं उसको ट्यूबेक्टोमी। और यही अगर पुरुषों में होता तो शुक्रवाहिका उच्छेदन, जिसको हम लोग कहते हैं वासेक्टोमी। अगले सवाल की ओर 44 नंबर क्वेश्चन हो गया है बुआ। अब आते हैं आपको 45 सवाल की ओर।
45 नंबर सवाल में लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग हम वैसे रोग को कहते हैं जब कोई नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो अगर नर को है तो नारी को हो गया, नारी को है तो नर को हो गया। अगर कुछ वैसी बीमारियां होती है तो उसको यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे बहुत सारा रोग है, एड्स हो जाता है यौन संचारित रोग, सिफिलिस हो जाता है, गोनोरिया हो जाता है, यूरेथ्राइटिस हो जाता है, सर्विसाइटिस हो जाता है। ये बहुत सारा बीमारी है बाबू। तो यहाँ क्या है, मलेरिया है या डेंगू है या एड्स है। तो यौन संचारित रोग जो है ना वो एड्स है। कौन है? एड्स है। और एड्स होता है HIV के कारण या रिट्रोवायरस के कारण। कौन वायरस? रिट्रोवायरस के कारण। अगले सवाल की ओर। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ये पहले पढ़ चुके हैं कि अनुवांशिक कूट में कुल मिलाकर के 64 कूट होते हैं, जिसमें से 2 होता है शुरू करने वाला AUG और GUG, और 3 होता है समाप्त करने वाला UAA, UGA और UAG। ये 3 होता है। अगले सवाल की ओर आते हैं। देखो आई गया, रोध कूट का मतलब होता है समापक कूट। रोध कूट का मतलब समापक कूट की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। अंडाणु के भेदने के पहले शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? अंडाणु के भेदने के पहले शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है कैपेसिटेशन। क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है कॉर्पस ल्यूटियस से, जिसको हम लोग पित्त पिंड के नाम से भी जानते हैं। पित्त पिंड के नाम से जानते हैं, पित्त पिंड के नाम से इसी को जानते हैं, कॉर्पस लुटियस को जानते हैं, या कभी कभी कॉर्पस ल्यूटियम भी लिखा रहेगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है वृषण से, जिसका नाम क्या है होता है? एंड्रोजन होता है। क्या होता है? नर हार्मोन में एंड्रोजन होता है। नर हार्मोन में एंड्रोजन होता है। अगला सवाल में लिखा जा रहा है कि एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका भाग है? एक्रोसोम को हिंदी में कहा जाता है अग्रपिंडक। एक्रोसोम को हिंदी में कहते हैं अग्रपिंडक कहते हैं। तो अग्रपिंडक किसका भाग है? मानव शुक्राणु के सिर का, या मानव शुक्राणु के मध्य का, या प्रारंभिक डिम्बाणु जनकोशिका, या ब्लास्टोसिस्ट का। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मानव शुक्राणु के सिर का होता है। मानव शुक्राणु के सिर का उसको हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। यह जो होता है ना, एक सवाल और यहाँ से आता है कि मानव शुक्राणु के सिर पर एक टोपीनुमा संरचना होता है, उस टोपीनुमा संरचना को ही कहा जाता है क्या? एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। अगला सवाल में क्या लिखता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ रियली में कहा जाए तो मानव के एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव के एक कोशिका में कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने बाबू? कुल मिलाकर के 46, जोड़ा में 23 याद रखना। अगले सवाल की ओर आते हैं। 22वें जोड़े, क्या लिखा है? 22वें जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो 22वें जोड़े को कहा गया है ऑटोसोम या ऑटोक्रोमोसोम कहा गया, जिसको हिंदी में कहते हैं अलिंग क्रोमोसोम हिंदी में कहा जाता है। अगला 23वें जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? 23वें जोड़े क्रोमोसोम को कहा गया लिंग क्रोमोसोम। क्या कहा गया? लिंग क्रोमोसोम कहा गया, जिसको हम लोग ऑलोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलोसोम भी कहा जाता है। इस लाइन को याद रखना, ऑलोसोम भी कहा जाता है। लिंग क्रोमोसोम को ऑलोसोम कहते हैं। नर में लिंग क्रोमोसोम XY होता है, मादा में लिंग क्रोमोसोम XX होता है। तो मादा में लिंग क्रोमोसोम समान होता है, जबकि नर में लिंग क्रोमोसोम XY दोनों क्या होता है? अलग अलग होते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है किसमें लिंग क्रोमोसोम समान होता है? तो अभी हमने कहा कि मादा में लिंग क्रोमोसोम क्या होता है? समान होता है। शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना होती है, जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। कुछ देर पहले बताए थे कि शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना होता है, जिसको एक्रोसोम कहते हैं, और इसी को कहा जाता है अग्रपिंडक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक भी कहते हैं। अगला सवाल, कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन है? तो याद रखना, यौन संचारित रोग इनमें से गोनोरिया जो है ना, वो यौन संचारित रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला सवाल 58 नंबर सवाल में क्या लिखता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है जनसंख्या अवनमन। क्या? जनसंख्या अवनमन कहलाता है। अगला 59 नंबर सवाल में लिखता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा
कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार किया गया है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ना वो है कहाँ, तो ये है बाबू हमारे देश उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। और वहाँ जो तैयारी किया गया है वो तैयार किया गया है सहेली का। और ये जो सहेली है ना साप्ताहिक महिला प्रयोग करती है, साप्ताहिक और वो महिला प्रयोग करती है जो महिला नहीं चाहती है कि हम गर्भधारण कर सकें। अगला सवाल है शुक्राणु के किस भाग में, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो ऊर्जा कक्ष भी कहलाता हुआ। तो याद रखना मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कौन भाग में, मध्य भाग में। तो 60 नंबर 160 क्वेश्चन था, कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो 60 क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही गया और कितना आपका गलत गया है। आप इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। तब तक जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।